दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा ये मैजेस्टिक अर्थ आखिर बनी कैसे? सूरज कैसे बना? इतने बड़े जंगल, ओशंस, फ्लावर्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, डॉल्फिन्स, कंट्रीज, इन सब की शुरुआत कैसे हुई? फिर डायनासोर्स का खौफनाक शासन, फिर तबाही। आज इस डॉक्यूमेंट्री में खोलेंगे सृष्टि के हर राज की परतों को। जितने भी जियोलॉजिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि आज से लगभग 13 अरब साल पहले एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर क्लाउड फॉर्म हुआ। तब हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े क्लाउड के सिवा कुछ नहीं था। और ये क्लाउड कोई पानी या स्मोक के नहीं थे, ये थे गैसों और धूल कणों के बादल। इसे सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। और यही छोटे छोटे कण अरबों सालों तक आपस में टकरा कर छोटे छोटे पत्थरों का रूप ले लिया और लगभग 4.5 अरब साल पहले एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ और इन्हीं पत्थरों ने मिलकर हमारे प्लैनेट अर्थ और सन को जन्म दिया। सूर्य और पृथ्वी दोनों एक ही समय पर सोलर नेबुला नाम के क्लाउड से बने थे। उस समय की धरती बिल्कुल अलग थी, जैसा हम आज देखते हैं उससे बिल्कुल अलग। वो एक धधकता हुआ नरक था। ये पृथ्वी सूर्य की तरह ही जल रही थी। ऊपर आसमान से पत्थर और मेटल्स के टुकड़ों की बारिश होती थी, जिसे हम मीटियोराइट्स भी कहते हैं। और धरती के नीचे ज्वालामुखी फटते रहते थे। हर ओर पिघले हुए लावा की नदियां बह रही थीं। पूरे वातावरण में जहरीली गैसें फैली हुई थीं और घने धुएं की वजह से आसमान का रंग काला पड़ गया था। उस धरती पर न कोई हरियाली थी, न बहता हुआ पानी, न जीवन का कोई नामो निशान। शुरुआत में पृथ्वी इतनी गर्म थी कि पानी केवल भाप यानी वाटर वेपर के रूप में हवा में मौजूद था। जैसे जैसे लाखों सालों में पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी हुई, वायुमंडल का तापमान भी कम होने लगा। और जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा तो हवा में मौजूद भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगी और असली बादलों का निर्माण हुआ, जिसमें जहरीले गैसें नहीं बल्कि शुद्ध पानी था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पहली बार बारिश शुरू हुई तो वो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों तक लगातार होती रही। इसी बारिश से पृथ्वी के गड्ढे और दरारें भर गए और विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी पर शांति छा गई थी, मगर इस शांति के बावजूद कहीं भी जीवन का कोई सुराग नहीं था। धरती अब सिर्फ पत्थरों और पानी का एक खेल बनकर रह गई थी। लेकिन इसी महासागर की सबसे गहरी और अंधेरी तहों में एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला था जो बेहद छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। यह सवाल हमेशा से था कि आखिर जिंदगी ने पहली बार अपनी आंखें कैसे खोली, कैसे लावा, पानी और तमाम केमिकल्स के इस मिश्रण में सबसे पहले जीवन ने सांस ली। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं उस ऐतिहासिक पल पर जब धरती पहली बार जीवित होने वाली थी। सागर तो बन चुके थे, मगर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं। लेकिन उसी समुद्र की अथाह गहराइयों में जहां ज्वालामुखी अपना उबाल छोड़ रहे थे, कुछ अनोखा घटित हो रहा था। उस उबलते पानी में तमाम तरह के केमिकल्स, खनिज पदार्थ और भयंकर गर्मी ने मिलकर पहली बार सूक्ष्म जीवन के बीज बोना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की माने तो यहीं पर दुनिया की पहली कोशिका यानी सेल का जन्म हुआ। बायोलॉजी में सेल को जीवन की मूलभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है, क्योंकि हर जीवित प्राणी इन्हीं से बना है। ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना मुमकिन नहीं है। अगर 1000 करोड़ सेल्स भी हों तो भी इसका वजन 1 ग्राम के भी बराबर नहीं होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं। लेकिन सच ये है कि यही छोटे छोटे जीव धरती के सबसे पहले निवासी थे। फिर लाखों साल बीत गए और इन छोटे छोटे जीवों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। उनमें से एक खास किस्म का बैक्टीरिया था जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इन जीवों ने सबसे पहले ये रहस्य जाना कि सूरज की रोशनी से कैसे अपना भोजन बनाया जाता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी के साथ धरती के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन आया। समुद्र के अंदर जीवन तेजी से पनपने लगा।
ये जीवन की कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंची थी। अब असल सवाल यही था कि क्या ये छोटे छोटे जीव कभी पानी से बाहर निकलकर इस नई दुनिया में कदम रख पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले ये चमत्कार भी हो गया। समय और इवोल्यूशन ने समुद्र में रहने वाले कुछ जीवों के शरीरों में ऐसे बदलाव किए कि वे पानी के बाहर भी कुछ पल के लिए सांस लेने में कामयाब हो गए। इन्हीं में से कुछ जीव, जिन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, पहली बार रेंगते हुए समुद्र की लहरों को पार करके जमीन पर आ निकले। और यही वो ऐतिहासिक पल था जब जीवन ने पहली बार धरती पर कदम रखा था। इसके बाद तो मानो प्रकृति ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। धीरे धीरे ये छोटे जीव आकार में बड़े होने लगे। समय और इवोल्यूशन उन्हें अलग अलग रूप देने लगे। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ जमीन पर तेज दौड़ने लगे और कुछ ने तो आसमान में उड़ना भी सीख लिया। यहीं से जीवन के असली उत्सव की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे ये जीव इवॉल्व करते करते इतने विशालकाय हो गए कि उनके चलने से धरती भी कांप उठती थी। हम बात कर रहे हैं डायनासोर की, जो आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर राज किया करते थे। एक ऐसी दुनिया जहां क्रिएचर्स इतने बड़े थे जैसे नेचर ने उन्हें फुर्सत में अपने हाथों से बनाया हो। सोचिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज उगता है और जमीन हिलने लगती है। अर्थक्वेक नहीं, बल्कि एक अर्जेंटीनोसॉरस का झुंड गुजर रहा है। 100 फीट लंबे, बिल्डिंग्स जितने ऊंचे। जब वो सांस लेते थे तो लगता था हवा का रुख बदल गया है। डायनासोर के सैकड़ों प्रजातियां थीं। उनके कुछ प्रजातियां इतने विशालकाय थे कि उनका एक दांत आज के मनुष्य के बराबर होता था। पूरे 16 करोड़ सालों तक डायनासोरों ने धरती के जंगलों और मैदानों पर राज किया। आज के जंगल का राजा शेर उनके सामने मच्छर से ज्यादा नहीं था। उस समय दुनिया का एक राजा था, एक ऐसा क्रिएचर जिसे देखकर कुदरत भी शायद डर गई होगी। टी-रेक्स, एक वॉकिंग थंडर। जब वो दहाड़ता था तो उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। उसके टीथ मांस को काटने के लिए नहीं, बल्कि हड्डियों को क्रश करने के लिए बने थे। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दुनिया परफेक्ट थी। हर चीज बैलेंस में थी। शिकार प्लांट्स खाते थे और शिकारी उन्हें कंट्रोल में रखते थे। लेकिन परफेक्ट चीजों की एक बुरी आदत होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। छोटे मैमल्स, जो हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स थे, वो ज्यादातर डरते डरते पेड़ों के नीचे छुपे रहते थे। इन्हें लगता था कि ये दुनिया हमेशा ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये सबसे बड़ा इल्यूजन था। फिर वो समय आया जब सब कुछ खत्म हो गया। अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अर्थ के बाहर स्पेस के गहरे अंधेरे में एक मीटियोराइट रास्ता बदल चुका था। 2 पत्थर आपस में टकराए और एक पत्थर रास्ता भटक गया। ये कोई छोटा पत्थर नहीं था, ये माउंट एवरेस्ट से 10 गुना बड़ा था। ये विशाल मीटियोराइट आकर पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसने करोड़ों सालों के जीवन के इवोल्यूशन, जीवन का संघर्ष, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने जमीन के अंदर 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हिरोशिमा पर गिरने वाले एटॉमिक बम से 10 बिलियन गुना ज्यादा पावरफुल थी। 1 सेकंड के अंदर जहां ये गिरा, वहां का पानी भाप बन गया। वहां की जमीन पिघलकर लिक्विड बन गई और जो डायनासोर्स वहां मौजूद थे, उन्हें दर्द महसूस करने का वक्त भी नहीं मिला। वो बस गायब हो गए। इसका इम्पैक्ट समुद्र को भी नहीं छोड़ा। एक मेगा सुनामी पैदा हुई और समुद्र के भी बड़े बड़े जीवों का सर्वनाश कर दिया। लेकिन कुछ छोटे और मजबूत जीव बच गए, जैसे शार्क। लेकिन असली बर्बादी तो अब शुरू होने वाली थी। इम्पैक्ट के वक्त करोड़ों टन मिट्टी और पत्थर स्पेस में उछल गए थे। ग्रेविटी ने उन्हें वापस खींच लिया और ये पत्थर अब शूटिंग स्टार्स बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये गर्म लावा और पत्थरों की बारिश थी। पूरी दुनिया का आसमान लाल हो गया। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वैज्ञानिक कहते हैं दुनिया का हर वो क्रिएचर जो जमीन के ऊपर था और 25 किलो से बड़ा था, वो मारा गया। टी-रेक्स, द किंग, अब बस एक जलता हुआ ढांचा था। एक ही दिन में करोड़ों सालों की इवोल्यूशन राख बन गई। डायनासोरों के साथ साथ लाखों जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कुछ जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत थी, वो इस तबाही के बाद भी बच गए।
लेकिन इस बार प्रकृति ने फिर से अपनी गलती नहीं दोहराई। इस बार विशालकाय जीवों को जन्म नहीं दिया, बल्कि प्रकृति और इवोल्यूशन ने ऐसे जीव इवॉल्व किए जो कम ऊर्जा में भी जीवित रह सकें और हर मुश्किलों का सामना कर सकें। जीवन के एक नए सफर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिर से पहला पौधा उगा, पहला फूल वापस खिला। लेकिन इस बार जायंट्स नहीं थे, जंगल खाली थे, और उस खाली जंगल में इन छोटे मैमल्स ने बाहर कदम रखा। अब ये दुनिया उनकी थी। इन छोटे छोटे मैमल्स में से कुछ ने पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। प्रकृति और इवोल्यूशन ने इस बार कोई गलती नहीं की। उनकी आंखें तेज हुईं, उंगलियां चीजों को पकड़ने के लिए मजबूत बनी, और सबसे अहम, उनके दिमाग का आकार थोड़ा बढ़ने लगा। यही से शुरुआत हुई प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे दिखने वाले जीवों के वंश की। फिर प्रकृति ने एक और करवट ली, और आज से लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों का मौसम बदलने लगा। घने घने जंगल धीरे धीरे कम होने लगे। अब मजबूरी में कुछ बंदर जैसे जीवों को पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में चलना पड़ा। धीरे धीरे इन जीवों ने 2 पैरों पर खड़ा होना और चलना सीख लिया। उनके हाथ अब आजाद हो गए। इनमें से ही कुछ बंदर इवॉल्व करके नए जीवों में विकसित हो गए, जिन्हें हम होमो इरेक्टस के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे शुरुआती मानव पूर्वजों में से एक था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों सिर्फ कुछ ही बंदर इंसान बने। असल में बहुत करोड़ों साल पहले कोई एक जीव था जो ना तो आज जैसा बंदर था और ना ही इंसान, बल्कि उन दोनों का साझा पूर्वज था। फिर समय के साथ प्रकृति और वातावरण के बदलावों की वजह से उसी पूर्वज की 2 अलग अलग शाखाएं निकल गईं। एक शाखा धीरे धीरे विकसित होकर आज के बंदरों और चिंपैंजी में बदल गई, और दूसरी शाखा विकसित होकर इंसान बनी। तो हम दोनों के पूर्वज एक हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग हो गए। यानी इंसान और बंदर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 2 चचेरे भाई होते हैं। उनके दादा एक ही होते हैं, लेकिन वे दोनों अलग अलग परिवारों में रहते हैं और अलग अलग तरह से बड़े होते हैं। इसलिए ये सवाल ही गलत है कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने, क्योंकि वो तो अपने अलग रास्ते पर विकसित हो रहे थे, इंसान बनने के रास्ते पर नहीं। इन होम इरेक्टस का दिमाग और जीवों से अधिक विकसित था। धीरे धीरे ये जीव आग जलाना सीख गए, शिकार करना सीख गए, और यहाँ तक कि हथियार भी बनाने लगे। यहीं से इंसान के सफर ने तेज गति पकड़ ली। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर वो पहला इंसान कौन था? क्या वो कोई महिला थी या एक पुरुष? वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में पहला इंसान कोई था ही नहीं। इस इवोल्यूशन के चक्र में किसी भी पॉइंट पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पहला इंसान था, क्योंकि ये एक निरंतर विकसित होने वाला चक्र था। सब कुछ बहुत बहुत धीरे धीरे बदला। जैसे आप किस पॉइंट पर कहेंगे कि एक फल पक गया है? इसका उत्तर देना काफी मुश्किल है, क्योंकि फल एक बार में नहीं पकता, ये एक स्लो प्रोसेस है। अब जीवन की ये कहानी अपनी चरम पर है। यह हिस्सा आपको बिल्कुल जानना चाहिए। ये अब सिर्फ शिकार नहीं करते थे, बल्कि योजनाएं बनाते थे। मिलजुल कर शिकार करना और आपस में बातचीत करने के लिए भाषा का विकास करना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य का दिमाग इतना विकसित इसलिए हो पाया क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने आग पर खाना पकाना सीख लिया तो खाना जल्दी पचने लगा। इससे शरीर को जो ऊर्जा मिलती थी वो सीधे दिमाग को विकसित करने में लगने लगी। यहीं से दिमाग का आकार बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग को विकसित होने में मूलतः 3 चीजों की जरूरत होती है: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ग्लूकोज। धीरे धीरे सोचने की शक्ति बढ़ी और फिर इंसान ने औजार बनाए, कला की रचना की और धर्म व संस्कृति की नींव रखी। अब जरा सोचिए, वही जीव जो कभी पेड़ों की डालियों पर कूदा करता था, आज वो आसमान में एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। जो कभी अंधेरी गुफाओं में आग सेकता था, वो आज चांद और मंगल पर अपना घर बसाने की योजना बना रहा है। तो अगली बार जब आप अपने को शीशे में देखें तो ये याद रखिएगा कि आपके पीछे करोड़ों सालों का ये पूरा इतिहास खड़ा है।